गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th की वर्कशीट्स को। ये आपकी वर्कशीट नंबर 15 है और क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस की वर्कशीट है। तो यहाँ लिख लीजिए अपना नाम, यहाँ लिखिए अपनी क्लास टीचर का नाम। हम शुरू करते हैं वर्कशीट। आज की वर्कशीट पावर शेयरिंग के ऊपर है। पावर शेयरिंग का मतलब होता है, अगर मैं जनरल लैंग्वेज में कहूँ तो पावर को शेयर करना, मतलब सारी पावर एक आदमी के पास ना रहे या एक ग्रुप के पास ना रहे, सबके पास थोड़ी थोड़ी जाए। शुरू करते हैं। वी सॉ कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग थ्रू द एग्जाम्पल्स ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो आपने बेल्जियम का एग्जाम्पल और श्रीलंका का एग्जाम्पल हमने इस हफ्ते देखा था, जिसमें देखा था हमने कि बेल्जियम में सरकार किस तरीके से काम करती थी और श्रीलंका की सरकार किस तरीके से काम करती थी। किस तरीके से श्रीलंका ने अगर अपने लोगों का ध्यान नहीं रखा तो वहाँ दंगे हो गए थे, सिविल वॉर हो गई थी। In Belgium, the constitution was amended so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together. तो बेल्जियम में इस तरीके से चेंजेस लाए गए कि सब साथ में रह सकें, काम कर सकें विद इन द सेम कंट्री। In Sri Lanka, majoritarianism measures were adopted which led to alienation amongst Tamils. This turned into a civil war. Hence, it can be said that power sharing is necessary. Following points can be given in favor of power sharing. तो हमने श्रीलंका का एग्जाम्पल भी समझ लिया, हमने बेल्जियम का एग्जाम्पल भी समझ लिया कि पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं होगी तो दंगे हो सकते हैं। अब क्यों इंपॉर्टेंट है पावर शेयरिंग, वो समझ लेते हैं। इसके दो रीज़न हैं। पहला है प्रूडेंशियल रीज़न, यानी कि इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। तो किसी भी देश में अलग अलग जो ग्रुप होते हैं उनमें झगड़ा नहीं होता इससे। इट इंश्योर्स स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, और पॉलिटिकल सिस्टम भी सेम ठीक रहता है। तो ये तो आपके जनरल प्रूडेंशियल रीजन्स हो गए। मॉरल रीजन्स मतलब सामाजिक, मतलब आप ये समझिए कि मॉरलिटी, नैतिक जो कारण है वो क्या है। इट इज़ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का ये मेन स्तंभ है। इट प्रोवाइड्स लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट को भी एक तरीके से ये समझाता है कि भाई गवर्नमेंट लेजिटिमेट है, सही है, सही काम कर रही है। अब समझते हैं पावर शेयरिंग के कितने फॉर्म्स होते हैं। एक होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। वर्टिकल मतलब सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके पास सबसे ज़्यादा काम, फिर स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट वाला होता है, और फिर लोकल बॉडीज़ जो हमारे हिंदुस्तान में है। सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी। स्टेट गवर्नमेंट जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग सरकारें हैं, जैसे दिल्ली में अगर हम देखें तो हमारे श्री केजरीवाल जी। और लोकल बॉडीज़ मतलब जैसे एमसीडी। दूसरी फॉर्म होती है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में होती है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये मतलब ये समांतर होता है, सीधा एक ही लेवल पे होती हैं तीनों, लेजिस्लेटिव भी, एग्जीक्यूटिव भी और जुडिशरी भी। ठीक है। लेजिस्लेटिव मतलब जो लॉज बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो उसको पालन करने में हेल्प करते हैं, और जुडिशरी जो हमारा कोर्ट वकालत वाला सिस्टम है। तीसरा फॉर्म होता है पावर का। पावर में ऑल्सो भी डिफरेंट अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज द रिलीजियस, लिंग्विस्टिक ग्रुप सच एज कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम। तो सोशल जो ग्रुप होते हैं उनके पास भी पावर होती है। जैसे बेल्जियम में आपने देखा था रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स थे। पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। तो पावर शेयरिंग जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनके पास भी कुछ पावर होती है, ये तो उनकी भी पावर शेयरिंग है। चलिए क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं फिर बिना टाइम वेस्ट करें। पहला क्वेश्चन है, मेंशन द इम्पॉर्टेंस ऑफ पावर शेयरिंग, कि पावर शेयरिंग की इम्पॉर्टेंस क्या है। तो अगर मैं आपको पावर शेयरिंग की इम्पॉर्टेंस पूछूं तो आप पावर शेयरिंग की इम्पॉर्टेंस के 4 पॉइंट्स लिखेंगे। पहला पॉइंट, it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. दूसरा पॉइंट, it ensures stability of political system. तीसरा पॉइंट, it is the very spirit of democracy. और चौथा पॉइंट, it provides legitimacy to the government. तो ये आपका आंसर पहला है जिसके अंदर बनेंगे आपके 4 पॉइंट। स्क्रीन को पॉज करके अपना आंसर लिख लो पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलो बच्चों, आपने आंसर तो पढ़ ही लिया है, तो अब आगे बढ़ते हैं, मतलब लिख लिया है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर आप एक्सप्लेन करोगे कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में क्या होता है। 3 लेवल्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट नंबर 1, स्टेट गवर्नमेंट नंबर 2 और लोकल बॉडीज नंबर 3। तो ये तीन लेवल है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ ये लिखना है और इसमें 3 पॉइंट्स लिखने दें। ये आपका नंबर
2 हो जाएगा, आंसर नंबर 2। तीसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो आप हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के लिए ये रहा तीसरा आंसर। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या होता है? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो आप सिंपल लिखेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। फिर है व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग दैट आर फॉलोड इन इंडिया, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीन पॉज करके, फिर मिटा के फिर समझाता हूँ। चलिए आपने लिख लिया है। तो वो कहता है इंडिया में, तो हम कहेंगे इन इंडिया वी फॉलो दिस। तो आप लिख देंगे कि इन इंडिया वी फॉलो, क्या फॉलो करते हैं आप? हम फॉलो करते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसमें आप लिखेंगे 3 लेवल, फिर आप लिखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी है, स्टेट गवर्नमेंट कौन सी है और लोकल बॉडी कौन सी है। मैंने आपको बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी है, बीजेपी की, स्टेट गवर्नमेंट कौन सी है, आपकी, और तीसरी हमारी लोकल बॉडीज़ है जो कि हमारी एमसीडी है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। तो ये आपके आज के क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं आज की आपकी दूसरी वर्कशीट किस चीज़ की है। बिना टाइम वेस्ट करे इसको नोट डाउन आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की जो दूसरी वर्कशीट है उसमें लिखा है कि वो इंग्लिश की है, मतलब वो इंग्लिश की है। तो फटाफट अपना नाम लिखिए, अपनी क्लास टीचर का नाम लिखिए। लेट्स टॉक अबाउट पोएट्री। यू मस्ट हैव रेड मेनी पोम्स इन योर लैंग्वेज क्लासेस। ये बेटा POEMS पोम्स होता है, पोयम पोयम मत बोलो करो, टिल नाउ। बट डू यू नो what is poetry? There are different definitions of poetry given by different people. Let us see what the great writers and thinkers had to say about poetry. तो पोइट्री यानी कि कविता, आप सबको पता ही है पोइट्री क्या होती है। कितने तरीके की होती है वो समझ लेते हैं। पहला होता है एरिस्टोटल, रिदम, लैंग्वेज एंड हारमनी। एरिस्टोटल ने की जो स्टाइल थी वो थी रिदम, एक पोइट्री में एक रिदम होता है, उसकी एक लैंग्वेज होती है, साथ में वो हारमनी होती है। शेक्सपियर कपलेट, 2 लाइन्स पोएट्री दैट यूजुअली राइम, जबकि शेक्सपियर 2-2 लाइन की पोएट्री के तरीके से लिखता था। वुड्सवर्थ, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। वुड्सवर्थ का क्या था? ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस था, मतलब बहुत अच्छे इमोशंस को वो फ्लो करने देता था। कीट्स, सेंशुअल इमेजरी, जो कीट्स था, कीट्स भी एक पोएट का नाम है, वो बहुत सेंशुअल इमेजरी प्रस्तुत करता था। T.S. Eliot, poetry is not turning loose of emotions but an escape from emotions. It is not expression of personality but an escape from personality. तो T.S. Eliot की तो बिल्कुल अलग ही सोच थी। वो कहते थे कि पोएट्री जो है वो इमोशन से भागना नहीं है, ये एक तरीके से आपकी पर्सनैलिटी का ट्रेट है। तो ब्रिटानिका जो इंसाइक्लोपीडिया है उसने क्या लिखा था? उसने लिखा है अकॉर्डिंग टू ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया, पोएट्री इज़ अ टाइप ऑफ लिटरेचर और artistic writing that attempts to stir the reader's imagination and emotions। मतलब पोइट्री वो है जो आपकी इमेजिनेशन हिला दे कि आपको भाई कुछ ना कुछ इमेजिन करना पड़े। द पोएट डज इट केयरफुली बाय चूजिंग एंड अरेंजिंग लैंग्वेज फॉर इट्स मीनिंग, साउंड एंड रिदम। सम पोएम्स नोन सच एज नर्सरी राइम्स आर सिंपल एंड ह्यूमरस। तो कई बार आपने बचपन की पोएम्स पढ़ी होंगी ना, बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वूल, यस सर, 3 bags full, या ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो वो सारी नर्सरी राइम्स थी। तो आपकी जो फर्स्ट पोएम है वो आपकी बुक में से वो है फायर एंड आइस, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी थी। वो लिखते हैं सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फॉर व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, but if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice and I also great and would suffice। अब अगर इस पोम में अगर मैं ध्यान से देखूं तो फायर, डिज़ायर, फिर फायर, हेट, ग्रेट, ट्वाइस, आइस, सफाइस, पहले भी आइस। तो ये जो वर्ड्स है इसको हम राइम कहते हैं। तो एक ट्रैंक्विटी है, एक पूरा एक आइडियाज़ फ्लो कर रहे हैं और साथ में राइमिंग भी है।
तो अगर हम पीछे देखें तो जो रिदम था, लैंग्वेज एंड हार्मनी, वो एरिस्टोटल में था। तो ये एक एरिस्टोटल स्टाइल की पोएट्री है। क्वेश्चन देख लेते हैं अब। क्वेश्चन है, डू यू थिंक दिस इज पोम? बिल्कुल पोम है। विच ऑफ द अबव मेंशन डेफिनेशंस वुड इट फिट इनटू, वाई एंड वाई नॉट? तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर आ गया आपके सामने। फायर एंड आइस इज डेफिनेटली अ पोम। इट क्लियरली फिट्स इनटू, यहाँ पे फिट्स रह गया, it clearly fits into Aristotle's definition as it has a rhythm to it with similar sounding words at the end which makes a rhyme like fire, desire, etc. It also has a harmonious tone. It has a harmonious tone also. तो आप लिखेंगे do you think this is a poem? तो आप लिखेंगे yes, और उसके बाद आपका पूरा आंसर ये रहा। y का आंसर भी लिखा हुआ है आपके सामने। तो चलिए बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट थी, क्योंकि आगे तो इसके अंदर कुछ और है नहीं, 2 फोटोज़ दे रखी हैं बस। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी। हम आपसे मिलेंगे कल फिर दोबारा, नहीं कल नहीं, कल तो संडे है, मंडे को फिर दोबारा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।